हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये डिस्कशन इतना सिंपल और इतना इजी लैंग्वेज में होगा कि आप एक बार में ही ये सब क्या है क्रिटिकल पाथ मेथड वो आपको पता चल जाएगा। अब क्रिटिकल पाथ मेथड में हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स है वो हमें सबसे पहले स्टडी करनी पड़ेगी, वो सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी। वो टेक्निकल टर्म्स है ES मीन्स अर्ली स्टार्ट, EF अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, LF लेटेस्ट फिनिश, ड्यूरेशन, फ्लोट और फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास। और ये जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहा है, प्रोजेक्ट को जो ड्यूरेशन है वो ओवरऑल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कंट्रोल कर रहा है। इसलिए ये क्रिटिकल पाथ मेथड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर क्रिटिकल पाथ मेथड में किसी भी एक्टिविटी को अगर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो वो डिस्टर्बेंस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में होता है। वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिविटीज़ को लिस्टेड किया है ABCD और उसका ड्यूरेशन है। और आपको ये भी समझना चाहिए कि प्रेडिसेसर एक्टिविटी क्या है और सक्सेसर एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिविटी A और एक्टिविटी B दोनों साथ में स्टार्ट हो सकती है। और वो स्टार्ट करने के लिए हमें किसी भी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो हमारी इनिशियल एक्टिविटी है, स्टार्टिंग एक्टिविटी है। लेकिन एक्टिविटी C है, वो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको कंपलसरी एक्टिविटी A को फिनिश करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्टिविटी C को स्टार्ट कर पाओगे। इसलिए एक्टिविटी C के लिए हमारे पास प्रेडिसेसर एक्टिविटी हो गई एक्टिविटी A। तो जब तक हम एक्टिविटी A को फिनिश नहीं करते तब तक हम एक्टिविटी C को स्टार्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली D और E दोनों अगर स्टार्ट करना है तो एक्टिविटी B का फिनिश होना ज़रूरी है। तो एक्टिविटी B फिनिश होगा तब जाके एक्टिविटी D और एक्टिविटी E दोनों स्टार्ट हो सकती है। अब एक्टिविटी F जो है वो दो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड है, C और D के ऊपर। अगर मान लो कि C एक्टिविटी कंप्लीट हो गई लेकिन D एक्टिविटी अभी भी बाकी है तो हम एक्टिविटी F शुरू नहीं कर सकते। C और D दोनों फिनिश हो जाने के बाद ही हम एक्टिविटी F को शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली एक्टिविटी G को शुरू करने के लिए एक्टिविटी E का फिनिश होना ज़रूरी है और H को स्टार्टिंग करने के लिए F और G को फिनिश होना ज़रूरी है। अभी हम ये जो चीज़ है उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले लेट्स से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेशन हमारी इनिशियल एक्टिविटी है। उसके बाद मैं एग्जाम्पल लेता हूँ लेट्स से PCC और ब्रिकवर्क और DPC। अब एक्सकेवेशन जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम PCC स्टार्ट नहीं कर सकते। तो PCC के लिए सक्सेसर एक्टिविटी हो गई हमारी ब्रिकवर्क, लेकिन प्रेडिसेसर एक्टिविटी हो गई एक्सकेवेशन। प्रेडिसेसर एक्टिविटी मतलब उसके पीछे वाली एक्टिविटी। PCC के लिए पीछे वाली एक्टिविटी है एक्सकेवेशन और सक्सेसर एक्टिविटी मतलब PCC के लिए आगे वाली एक्टिविटी है ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन। सिमिलरली ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन के लिए प्रेडिसेसर है PCC और सक्सेसर है हमारे पास DPC। लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रेडिसेसर एक्टिविटी और सक्सेसर एक्टिविटी। अभी हम इसका टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं। तो ES मतलब अर्लीस्ट स्टार्टिंग, लेटेस्ट स्टार्टिंग, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट फिनिश, फ्लोट, ड्यूरेशन और एक्टिविटी। ये टेबल आपको माइंड में रखना है क्योंकि ये टेबल के थ्रू मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये टेबल ऐसा है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। अब हमें इसकी टेक्निकल टर्म्स क्या है वो हम समझ लेते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट मतलब इट इज़ द अर्लीस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी कैन बी स्टार्ट। तो अर्लीस्ट टाइम कि जहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है। लेटेस्ट टाइम जहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है वो है लेट स्टार्ट।
अर्लीस्ट फिनिश जहाँ पे अर्लीस्ट टाइम जहाँ पे एक्टिविटी फिनिश हो सकती है वो है अर्लीस्ट फिनिश, और लेटेस्ट फिनिश जहाँ पे एक्टिविटी फिनिश हो सकती है वो है लेटेस्ट फिनिश। और जो डी है वो है ड्यूरेशन, कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगता है वो है ड्यूरेशन। और फ्लोट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फ्लोट इज द अमाउंट ऑफ द टाइम दैट एन एक्टिविटी और ड्यूरेशन कैन स्लिप विदाउट कॉजिंग द प्रोजेक्ट टू बी डिले। मतलब फ्लोट ऐसा है कि अगर उसमें आप कुछ भी स्टार्टिंग टाइम या लेट अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम या लेट स्टार्टिंग टाइम अगर आप चेंज होता है और उसमें प्रोजेक्ट में अफेक्ट नहीं कर रहा है तो उसको हम फ्लोट बोल सकते हैं। सो ये फ्लोट का प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। सो यहाँ पर वही एग्जांपल मैंने कंसिडर किया है जो मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटी आ जाएगी ए बी दोनों स्टार्टिंग एक्टिविटी है, और सी डी ई सी के लिए प्रीडिसेसर एक्टिविटी है ए। तो यहाँ पे सी के लिए प्रीडिसेसर एक्टिविटी है ए, और डी और ई के लिए प्रीडिसेसर एक्टिविटी है बी। सो बी और यहाँ पे डी और ई। अभी एफ एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक सी और डी फिनिश नहीं हो सकते। सो सी और डी को कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाके हमें एफ एक्टिविटी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और जी जो एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी ई के फिनिश करने के बाद, और एफ और जी के फिनिश होने के बाद ही एक्टिविटी एच यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने सभी एक्टिविटी का नेम लिस्ट आउट किया हुआ है। अब सभी एक्टिविटी के लिए हमारे पास ड्यूरेशन भी है, तो वो ड्यूरेशन भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी ड्यूरेशन यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है। अभी हमें वो टेबल ध्यान में रखना है। यहाँ पे है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, यहाँ पे है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो फिर उसके नीचे है लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, फ्लोट, एक्टिविटी और ड्यूरेशन। उसमें से एक्टिविटी और ड्यूरेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है, मतलब यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। अभी हम पहला जो है वो है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, वो फाइंड आउट करेंगे। सो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ये फर्स्ट कॉलम में आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्टिविटी ए और बी फर्स्ट दिन मतलब पहले दिन को वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वो हमारी इनिशियल एक्टिविटी है। अभी हम फाइंड कर रहे हैं वो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि मान लो कि ये एक्टिविटी पहले दिन स्टार्ट हो रही है, उसका ड्यूरेशन है 4 दिन, तो 4 + 1 दैट इज 5, और उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो ये आपका कैलकुलेशन पोर्शन हो गया। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, उसके पीछे भी लॉजिक है कि ये एक्टिविटी इस दिन को शुरू हो रही है, फर्स्ट डे को शुरू हो रही है, और उसको कंप्लीट होने में 4 दिन लगते हैं। सो टोटल हमारे पास 4 + 1 5 दिन हो गए। उसमें से फर्स्ट डे को तो हमने स्टार्ट कर दिया था, वो इसलिए वो तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 4 + 1 + 4 दैट इज 5, 5 - 1 दैट इज 4। सो यहाँ पे हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम नोट डाउन कर सकते हैं, वो है 4। सिमिलरली आप सभी के लिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बी के लिए आप देख सकते हो कि फर्स्ट डे को वो बी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही थी, उसको कंप्लीट होने में 9 डे लगे हैं। सो 1 + 9 दैट इज 10, उसमें से आप एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब एक्टिविटी सी की अगर बात करें तो एक्टिविटी सी में यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द 4th डे एक्टिविटी ए फिनिश हो रही है, तो एक्टिविटी सी ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट डे ही स्टार्ट हो सकती है। तो एक्टिविटी सी जो है वो अगले दिन स्टार्ट होने वाली है। तो 4 + 1 दैट इज 5। सो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख सकते हो कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम + 1। सो एज यू कैन सी अर्लीस्ट फिनिश टाइम + 1 इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। सो सिमिलरली आप यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हो 9 + 1 दैट इज 10। इसके पीछे लॉजिक क्या है, पर्पस क्या है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है
कि एक्टिविटी बी जो है वो 9th डे को फिनिश हो रही है और डी और ई उसके अगले दिन ही शुरू हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने +1 किया है। सिमिलरली आप सी डी ई के लिए अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 + 5 दैट इज 10 और एक दिन आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 डे, सो -1 दैट इज 9। सिमिलरली यहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये बेसिकली आपको यहाँ पे पर्पस समझना बहुत ही जरूरी है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक्टिविटी एफ जो है उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे हमें 9 लेना है कि 12 लेना है। हमें यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है। उसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी सी का है 9 डे और एक्टिविटी डी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम है 12 डे। अगर हम यहाँ पर 9 डे कंसिडर कर सकते हैं और करते हैं तो यहाँ पर एक्टिविटी एफ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिविटी एफ तभी स्टार्ट हो सकती है जब सी और डी दोनों फिनिश हो सकते हैं। सो डी को फिनिश होने में 12 डेज लगते हैं, सो यहाँ पे, और सी को फिनिश होने में 9 डेज लगते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा और उसमें एक दिन ऐड करना पड़ेगा +1 डे। सो वो हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए। सिमिलरली जी के लिए सिंपल है और एच के लिए भी हम लेटेस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम। सो मैक्सिमम इज 27, सो 27 + 1 दैट इज 28। और एक्टिविटी एच के लिए यहाँ पर 28 + 5 - 1 दैट इज 32। सो ये प्रोजेक्ट 32 डेज को फिनिश हो सकते हैं। सो अभी 32 डेज यहाँ पे, अब ये जो मैंने पूरा प्रोसेस किया उसको हम बोल सकते हैं फॉरवर्ड पास मेथड। अब हम रिवर्स में जाएंगे, उसको हम बोल सकते हैं बैकवर्ड पास मेथड। सो रिवर्स में आप देख सकते हो कि ये जो 32 है वो 32 सिमिलरली यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा, यहाँ पर भी प्लेस होगा, तो वो हमारा हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश। अभी हमें फाइंड आउट करना है लेटेस्ट स्टार्ट। लेटेस्ट स्टार्ट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे पास है लेटेस्ट स्टार्ट। सो ये लेटेस्ट स्टार्ट हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको डेज को सब्ट्रैक्ट करना है, सो ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और 1 डे आपको ऐड करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 32 डेज को ये एक्टिविटी फिनिश हो रही है और उसका ड्यूरेशन है 5 डेज। सो 32 - 5 और उसमें हम एक डेज ऐड कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा आंसर दैट इज 28। सो सिमिलरली आप सभी एक्टिविटी के लिए ये मेथड फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट 28 है। सो यहाँ पे ये जो 28 है उसमें से हमें 1 डे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो ये जो 2 एक्टिविटी है उसके अगले दिन फिनिश होने वाली है। सो 28 - 1 दैट इज 27। अब यहाँ पे सेम फॉर्मूला 27 - 15 + 1, सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वो है लेटेस्ट स्टार्ट। सो सिमिलरली आप अब सी और डी के लिए भी आप सिमिलरली 13 - 1 दैट इज 12। सो और ई के लिए 19 - 1 दैट इज 18। सो इस तरीके से आप पूरी की पूरी A to H एक्टिविटी के लिए ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपल मैथमेटिकली कैलकुलेशन है और इसके पीछे पर्पस क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब ये सब कुछ फाइंड आउट होने के बाद हमें फाइंड आउट करना है वो है फ्लोट। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। सो ये दोनों का डिफरेंस वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर फ्लोट। तो सभी के लिए हम फ्लोट फाइंड आउट कर देते हैं। सो यहाँ पर सभी एक्टिविटी के लिए फ्लोट फाइंड आउट कर दिया है। अब जो एक्टिविटी के लिए फ्लोट हमारा 0 है वो हमारे लिए क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। क्रिटिकल एक्टिविटी मतलब वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अगर उस एक्टिविटी में कुछ भी अगर डिले हुआ
तो हमारा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। अगर मान लो कि एक्टिविटी सी को स्टार्ट करने में 1 या 2 दिन प्लस माइनस भी होते हैं, तो उसके इफेक्ट पूरी प्रोजेक्ट पे नहीं पड़ेगी क्योंकि उसका फ्लोट 3 है। लेकिन एक्टिविटी डी जो है उसका फ्लोट 0 है, मतलब एक्टिविटी डी को स्टार्ट करने में अगर 1 दिन भी प्लस माइनस हो गया तो आपका वो इफेक्ट आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पे मिलेगी। सो अगर आपका 1 दिन भी यहाँ पर इंक्रीज हो गया या 1 वीक भी इंक्रीज हो गया, सो इट विल बी इंक्रीज योर प्रोजेक्ट duration as well. So these are all the critical activity B, D, F and H where the float is 0. Float मतलब क्या है? Float is basically the difference between earliest starting and latest starting time duration of the activity. So यहाँ पर B, D, F और H हमारी critical activity हो गई है। So I hope you will be enjoy this video and you will be understood the concept that what is the critical path method.